Assalamualaikum dear students, hope you will be fine. This is lesson number 1 and we will start lecture number 3, and the topic we have unicellular and multicellular organism, and this topic are present on page number 7 of your textbook. Starting with page number 7, the topic we have unicellular and multicellular organisms. प्रीवियस टॉपिक हमने लास्ट टॉपिक अपना लेक्चर नंबर सेकंड जो है वो क्लोरोप्लास्ट पे ख़त्म किया था, जो हमारे पास एनिमल और प्लांट सेल के पार्ट्स, मुख्तलिफ डिफरेंट पार्ट जो है उनके फंक्शंस और वो कहाँ पर मौजूद है वो हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था। अब हमारा लेक्चर नंबर 3 जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका हमने स्टार्ट में भी डिस्कशन किया था कि यूनी का मतलब है वन, सेलुलर इज द प्लूरल ऑफ सेल विच मीन्स सेल, एंड मल्टी मीन मैनी, एंड सेलुलर मीन सेल। मल्टी बहुत ज़्यादा को कहते हैं, यूनी मीन वन। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी है उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और मल्टी मीन मैनी तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी बहुत सारे बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है, तो उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब जानते हैं, आइए इस टॉपिक में हम जो है वो जानेंगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं और यूनिसेलुलर कौन कौन से हैं। ओके, और बॉडी इज कंपोज ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी जो है वो जिसम बहुत ज़्यादा जो है ट्रिलियन ऑफ सेल्स से बनी है। मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ज़्यादातर एनिमल्स और प्लांट जो है उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा नंबर तादाद में जो है वो बहुत सारे सेल्स से बनी है। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट यू सी अराउंड आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तमाम जानवर और प्लांट पौधे जो हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं, ये क्या है, ये इनकी बॉडी मल्टी सेलुलर कहलाती है, या इनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। On the other hand, the organisms which are made up of a single cell are called unicellular organism। इसकी बजाय हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी है, उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वी कैन नॉट सी देम विदाउट अ माइक्रोस्कोप, और इनको हम माइक्रोस्कोप मतलब एक सेल बहुत ज़्यादा स्मॉल छोटा होता है, उनको हम अपनी विजुअल आई से नहीं देख सकते, तो उसको सिर्फ माइक्रोस्कोप पे स्टडी और देखा जा सकता है। Some example of unicellular organisms are amoeba, paramecium, euglena, chlamydomonas। यहाँ पर यूग्लिना की पिक्चर आप लोगों को दी गई है। ये एक सेल से इनकी बॉडी बनी हुई है, और ये तमाम हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। कौन कौन से, एमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, क्लेमोडोमोनास। ठीक है, ये हमारे पास तमाम जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ये सिर्फ माइक्रोस्कोप इनको स्टडी और विजुअलाइज किया जा सकता है। विदाउट माइक्रोस्कोप दिस ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन। Okay, now coming towards euglena. What is euglena? It is small organism, ये छोटा सा ऑर्गेनिज्म है। It swims in water with the help of its flagellum। फ्लैजिलम दुम को कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो ये बड़ा सा दुम नज़र आ रहा है, ये फ्लैजिला, ये मूवमेंट में, इसकी हरकत में जो है वो हेल्प करता है। यूग्लिना एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, ये पानी में तैरता है, मतलब पानी में रहता है। ठीक है, और अपनी फ्लैजिलम, यहाँ पर ये जो दुम सा है इसको फ्लैजिलम कहते हैं, इसी की मदद से जो है ये तैरता है पानी में। क्लेमोडोमोनास क्या है, ये भी हमारे पास स्मॉल पियर शेप ग्रीन कलर प्लांट है। इट स्विम्स विद द हेल्प ऑफ टू फ्लैजिला। इसके भी जो हमारे पास जो है क्लेमोडोमोनास भी हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। स्मॉल पियर शेप, बिल्कुल जो है पियर की तरह इसकी शेप शक्ल है, ग्रीन कलर का होता है, और ये प्लांट है हमारे पास। ये भी हमारे पास इट स्विम्स विद द हेल्प ऑफ टू फ्लैजिला। और क्लेमोडोमोनास की जो है दो दुम होते हैं, फ्लैजिलम होते हैं, जो मोटिलिटी में हरकत में मदद हेल्प करती है। इट्स स्विम विद द हेल्प ऑफ टू फ्लैजिला। एमीबा इज अ स्मॉल एनिमल। अब तीसरा हमारे पास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एमीबा, ये भी स्मॉल एनिमल है। इट इज़ फाउंड इन वाटर। ये भी हमारे पास एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, हमारे पास पानी में रहता है। इट हैज़ नो परमानेंट शेप,
और इसका कोई भी मुस्तकिल शेप नहीं है, मतलब ये अपना शेप जो है वो चेंज करता रहता है। आई नेक्स्ट पेज पे जो है वो इसकी पिक्चर्स देखते हैं कि किस तरह। कमिंग टूवर्ड पेज नंबर 8, ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमोडोमोनास आपको दिया गया है। यहाँ पर जो हमने अभी डिस्कस किया कि क्लेमोडोमोनास की 2 फ्लैजिला होते हैं, तो ये हमारे पास 2 फ्लैजिला है, इसके ज़रिए से ये मूवमेंट करता है। ये क्लोरोप्लास्ट है इसमें, और ये दरमियान में जो है यहाँ पर सॉरी ये आई स्पॉट जो है ये इसमें मौजूद होता है। और ये सेकंड आपके पास स्ट्रक्चर सी नंबर जो है वो दिया गया है एमीबा। ये वो शेप है जिसमें वो ये सूडोपोडियम कहते हैं इसको। ये परमानेंट मुस्तकिल नहीं होती, और ये जहाँ पर मतलब फूड देखता है तो ये इस तरह अपने आप को एक्सपेंड कर लेता है, फैल लेता है और उसको अंदर कर लेता है खुराक को। तो ये इसकी शेप जो होती है सूडोपोडियम, ये मुस्तकिल नहीं होती है। डाइजेस्टिव वैक्यूल है इसमें, एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर फूड वैक्यूल है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो हमारे पास है कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है, मतलब कोई भी खुराक जो है अगर ये देख लेता है तो इस वैक्यूल में ये ट्रैप कर लेता है। और ये जो आउटर कवरिंग नज़र आ रही है ये सेल मेम्ब्रेन है। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेल टू सिस्टम। ऑर्गेनिज्म किससे बना है? सेल से लेके ऑर्गेन सिस्टम तक जो तमाम एक बुनियाद एक बिल्डिंग है, इससे सिस्टम के बाद जो है एक ऑर्गेनिज्म बनता है। अब ऑर्गेनिज्म कैसे बना है? सेल से इनकी स्टार्ट हुई है और सिस्टम पे ख़त्म हुई है, तो इनको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल द फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तमाम जो फंक्शन से कारकर्दगियाँ है लाइफ की प्रोसेसेस है वो एक सेल के अंदर ही जो है में होती है। एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सेल्स परफॉर्म दिस फंक्शन। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये जो फंक्शन से कारकर्दगी ये मुख्तलिफ सेल्स करती है। द सेल्स विच परफॉर्म द सेम फंक्शन ग्रुप टुगेदर टू मेक आर टिश्यू। अब यहाँ पर जो है सेल जो है बहुत सारी सेम सेल जब एक साथ काम करती है तो ये ग्रुप की शक्ल में इससे क्या बनता है? ये फिर टिश्यू बनाते हैं। और मसल एंड ब्लड आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यूज। हमारी मसल जो है वो भी टिश्यू से बनी है, एग्जाम्पल है। और हमारे पास जो है ब्लड की आप एग्जांपल ले लें तो ब्लड भी हमारे पास जो है वो टिश्यू से बने हैं। मतलब बहुत सारे दो सेल्स या सेम सेल्स जब कंबाइन होते हैं और वो अपना फंक्शन अदा करते हैं तो इससे सेल्स को सिंपली हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। कि बहुत सारे ग्रुप की शक्ल में जब सेल्स जो है इनको हम टिश्यू वो जमा हो जाते हैं तो इससे टिश्यू बनता है। इस तरह ग्रुप ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड ऑर्गन, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन आर कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। तो यही वो बुनियाद है जो सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू से बहुत सारे टिश्यूज ग्रुप के ऑर्गन में उससे ऑर्गन बनता है अज़ा, और फिर ऑर्गन से जो है ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। और हमारे पास ऑर्गेनिज्म ह्यूमन है, प्लांट्स, एनिमल से तमाम जो है हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल्स हैं। Okay, now coming toward page number 9. In plants, the cell which perform photosynthesis group together to make the mesophyll tissues. प्लांट में हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस का वो सेल जो फोटोसिंथेसिस का अमल करती है, फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन प्रिपरेशन या मेकिंग, तो वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस जिसके ज़रिए से प्लांट्स अपना खुराक तैयार करते हैं। अब इस खुराक तैयार करने में कौन सी सेल जो है वो ग्रुप की शक्ल में फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है? तो वो मेसोफिल टिश्यूज है। Then plant cell which perform photosynthesis group together to make the mesophyll tissues. And in the stem and branches there are long tube-like cells which combine to make conducting tissues for transportation of water and mineral salt. अब दो किस्म की जो है वो टिश्यूज हमारे पास जो है वो ग्रुप की शक्ल में प्लांट्स में हेल्प करती है। एक फोटोसिंथेसिस में जिसको हम मेसोफिल टिश्यूज कहते हैं, और स्टेम और ब्रांचेस में तने में, और जो नीचे ब्रांचेस में है वो शाखों में क्या होते हैं? लंबी जो है ट्यूब्स होती है जो जिसको हम कंडक्टिंग टिश्यूज कहते हैं। अब कंडक्टिंग टिश्यूज का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल साल्ट, इसका जो है वो फंक्शन है। इसमें
हेल्प करता है। अब ट्रांसपोर्ट से निकला है तो पानी पहुंचाने का काम करती है, साथ में मिनरल्स, मादनियात वगैरह या न्यूट्रिएंट जितने भी सॉल्ट्स वगैरह है जो ज़रूरत है प्लांट को ग्रोथ में हेल्प करती है, तो ये कंडक्टिंग टिश्यूज़ जो है ये उसकी पहुंचाने का काम करती है। Okay, now coming toward the next paragraph, different tissues work together to make organ। बहुत सारी, जिस तरह भी मैं प्रीवियसली डिस्कस किया कि बहुत सारी सेल्स इकट्ठी मिलकर टिश्यूज बनाती है, इस तरह बहुत सारे डिफरेंट टिश्यूज जब इकट्ठी मिलकर काम करती है तो उससे ऑर्गन बनता है। मिसाल के तौर पर लंग्स, हार्ट, आईज, लिवर एंड स्टमक। ओके, दीज ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ये ऑर्गन बहुत सारे जो है बहुत सारे किस्म की टिश्यूज से बने हैं। सिमिलरली द रूट्स, लीव्स, फ्लावर एंड स्टेम आर द different organs of the plant। many organs work together to make a system। इसीलिए इस तरह जो है हमारे पास रूट्स, लीव जो है शाखें, और जो ये जड़ें हैं हमारे पास, फ्लावर्स, फूल वगैरह, स्टेम, तो ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स है, हिस्से है किस चीज़ के, प्लांट्स के। और हमें जो है आई नोज या हैंड्स, जो ये तमाम या ऑर्गन्स अंदर जो हमारे पास हार्ट, लंग्स है, तो ये ह्यूमन और इसमें जो है हमारे पास उनके ऑर्गन है। तो मैनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू मेक अ सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन जब इकट्ठे एक ग्रुप की शक्ल में काम करते हैं तो उससे सिस्टम बनता है, और सिस्टम से फिर क्या बनता है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म। अब मेजर सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स की तरफ आते हैं कि बहुत सारे सिस्टम जो ऑर्गन्स की कलेक्शन से ग्रुप की शक्ल में बहुत सारे ऑर्गन एक सिस्टम फॉर्म करते हैं, तो वो बहुत सारे हमारे ह्यूमंस में बहुत सारे बड़े बड़े मेजर सिस्टम्स हैं। इनमें फर्स्ट वन डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिर रिस्पायरेटरी है, एक्सक्रीटरी है, नर्वस सिस्टम है एंड सर्कुलेटरी। तो नाउ डिस्कसिंग वन बाय वन इन डिटेल। ओके, कमिंग टूवर्ड द फर्स्ट टाइप, डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ामी हज़म जिसे कहते हैं, हज़म होने का निज़ाम जिसे कहते हैं। अब किस चीज़ के हज़म होने का निज़ाम, तो खुराक जिस निज़ाम के ज़रिए से या सिस्टम के ज़रिए से हल होता है, उस सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। दिस सिस्टम contains माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। दे वर्क टुगेदर फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। अब हमारे पास इसमें जो जिस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन इन्वॉल्व है वो माउथ से स्टार्ट, इसमें क्या शामिल है, माउथ शामिल है, स्टमक में द इंटेस्टाइन्स, अंते जिसे कहते हैं कुल्मी पश्तों में, रेक्टम ये लार्ज इंटेस्टाइन का सेकंड लास्ट पार्ट होता है, ये जो आप लोगों को पिक्चर जहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होती है, और एनस ये ओपनिंग है जिससे वेस्ट प्रोडक्ट या जो गंदी चीज हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट है या फीसिस जिसे कहते हैं, स्टूल जिसे कहते हैं, तो वो एनस इस ओपनिंग के ज़रिए से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है। तो ये खुराक हजम होने का जो है हल होने का निज़ाम या सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, जिसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। Okay, now coming toward रिस्पायरेटरी सांस लेने का जो निज़ाम है, तो वो इसमें क्या कौन कौन सी पार्ट्स शामिल है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नेजल कैविटीज, फेरिक्स, लैरिक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर इस फिगर में नेजल कैविटी जो नोज से, नेजल नोज को कहते हैं कि नोज से जो स्टार्ट हुई है, फिर फेरिक्स हमारे पास तो जो है जो ओपनिंग है जिसमें सांस की नाली है, फिर लैरिक्स है, फिर ट्रेकिया जो इसका मेन पाइप है हमारे पास, और फिर ये ट्रेकिया जो है वो से ये दो लंग्स के साथ यहाँ पर अटैच है। तो ये हमारे पास वो ऑर्गन्स है। फिर ब्रोंकाई है और ब्रोंक्यूल्स भी हमारे पास जो है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स क्या है, तो जो ट्रेकिया से मेन दो ब्रांचेस गई हुई है, एक लंग्स और उसको ब्रोंकाई कहते हैं, और फिर छोटे छोटे जो ब्रांचेस ब्रोंकाई से गई हुई होती है लंग्स पे जो फैली हुई है उसको फिर ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो ये वो तमाम ऑर्गन्स हैं जो रिस्पायरेटरी सांस लेने के निज़ाम में या सिस्टम में शामिल है। दिस सिस्टम हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फॉर द फूड। और मेनली हमारे पास जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या करती है, सबसे जो मेन यहाँ पर सांस लेने का निज़ाम तो है, लेकिन सांस लेने का निज़ाम जो है वो सिर्फ एक पार्ट है। क्या क्या किस तरह एक पार्ट है, मतलब इसमें मेन चीज़ जो है वो खुराक से, जो खुराक हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए से चली जाती है,
अब उस खुराक से एनर्जी प्रोड्यूस करना, ताकत प्रोड्यूस करना कौन से सिस्टम का काम है? रिस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। यहाँ पर एक मेन बात जो है आप लोग ये जाने कि एक सिस्टम दूसरे के बगैर काम नहीं कर सकता। किस तरह? अगर खुराक डाइजेस्टिव सिस्टम की हल नहीं होगी तो रिस्पायरेटरी सिस्टम को जो एनर्जी जो है वो प्रोडक्शन किससे करता है? फूड से करता है ना। और ये फूड उनको कौन से सिस्टम से मिलता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम कैन नॉट वर्क विदाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये तमाम सिस्टम जो है एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे के बगैर काम नहीं कर सकते। और इसी ताउन को इसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। बॉडीज कोऑर्डिनेशन, एक कोऑर्डिनेशन में, एक ताउन में हेल्प, एक दूसरे की हेल्प की वजह से एक मतलब पूरी बॉडी का निज़ाम जो है वो चल रहा है। दिस सिस्टम हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड। और ये सिस्टम जो है एनर्जी पैदा करने का में हेल्प करता है। और ये एनर्जी किससे पैदा होती है? फूड से पैदा होती है। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेटरी सिस्टम। ओके, द नेक्स्ट 3 सिस्टम जो है वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 3। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत। अस्सलाम वालेकुम।